Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will cover class 11th Political Science Chapter 1 Constitution Why and How. इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कवर करेंगे जो कि हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, जो हमें संविधान के बारे में दिया गया है। इसमें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक चीज़ पढ़ेंगे कि कब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे, किस असेंबली ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया और कौन कौन इसमें मेंबर्स बने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद हमें कुछ टर्म्स का पता चलेगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। अभी तो हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। उसमें हमें पता है कि हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं, हमारे शेड्यूल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न में हमें दी गई है। व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सोसाइटी में पावर को गवर्न करता है, कैसे सोसाइटी में पावर को डिसाइड किया जाता है, किसके पास पावर होगी। व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, क्या तरीका था जो इंडिया ने फॉलो किया और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ किया। तो ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हमारा काम नहीं चल सकता, क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हम सोसाइटी में नहीं रह सकते। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शन, हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या रोल ये परफॉर्म करता है सोसाइटी के लिए, और कैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी डेली एग्जिस्टेंस से रिलेट करता है, हमारी डेली लाइफ से रिलेट करता है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर देना मुश्किल नहीं होगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सारे डाउट्स हमारे क्लियर होने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलोज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलो करता है, कोऑर्डिनेशन को अलो करता है। कैसे, ये हम पढ़ेंगे। अब जस्ट आपको इमेजिन करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा ग्रुप है और इस बड़े से ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं और इस बहुत सारे ये जो बड़ा सा ग्रुप है इसमें आप भी एक मेंबर हैं। और इसमें क्या है, जनरली ये जो लोग हैं अभी डिफरेंट इनका कल्चर है, रिलीजन इनका अलग अलग है। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है। इनकी लैंग्वेज अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है, तो सबकी लैंग्वेज भी अलग अलग हो जाएंगी। और इनके जो प्रोफेशन हैं वो भी अलग अलग है। सपोज़ कोई आईएएस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है। इनके इंटरेस्ट भी अलग अलग हैं, तो सबके इंटरेस्ट तो सेम वैसे भी नहीं हो सकते। किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा। तो हर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, अलग हैं हर तरीके से। उनकी क्या है, अलग हॉबीज़ है, अलग टेस्ट है, फिल्म से लेके बुक्स तक हर चीज़ अलग है। कुछ रिच होंगे, कुछ पुअर होंगे, कुछ ओल्ड होंगे, कुछ यंग होंगे। फिर आपको इमेजिन करना है कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, दैट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इमेजिन करना है कि ये जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, तो इनमें किस बात पर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक तो भाई ये है कि कितनी प्रॉपर्टी किसको होल्ड करनी चाहिए, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पुअर के पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिच के पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड। और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो चाइल्ड है जो, उनको स्कूल भेजना क्या कंपल्सरी होना चाहिए या फिर पेरेंट्स इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि उन्हें स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी और सिक्योरिटी पर कितने पैसे खर्च होने चाहिए इस ग्रुप के लिए, और क्या इसे ज़्यादा और भी पार्क्स बनाने की ज़रूरत है,
शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर्स, क्या ये अलो होना चाहिए कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो दूसरे मेंबर्स को इसी ग्रुप में डिस्क्रिमिनेट करें। एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट अ वेराइटी ऑफ आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स। अब अलग अलग लोग हैं तो जाहिर सी बात है सभी लोगों के अलग अलग व्यूज़ होंगे, बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर। लेकिन इन सारी डाइवर्सिटी को देखते हुए इस ग्रुप को एक साथ ही रहना है। ये एक दूसरे पर अलग अलग तरीके से डिपेंडेंट हैं, इनको एक दूसरे का कॉपरेशन चाहिए। जैसे हम भी किसी सोसाइटी में रहते हैं तो एक दूसरे का कॉपरेशन हमें चाहिए होता है। What will enable the group to live together peacefully? क्या चीज़ ऐसी है जो इस ग्रुप को शांति से रहने के लिए enable करेगी? One may say that perhaps members of this group can live together if they agree on some basic rules. अब कोई कहेगा कि अगर इस ग्रुप के मेंबर्स को एक साथ रहना है तो इनको कुछ बेसिक रूल्स को अपनाना होगा। Why will the group need certain basic rules? अब कुछ ऐसे बेसिक रूल्स ग्रुप को क्यों चाहिए? थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स। अगर कुछ बेसिक रूल्स ही ना हो तो सोचो क्या होगा। अगर कुछ जो बेसिक रूल्स होने चाहिए वो अगर रूल्स हो ही ना तो क्या होगा? एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो व्हाट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू टू ईच अदर, हु कुड क्लेम राइट्स ओवर व्हाट। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर ऐसा होगा कि अगर जो बेसिक रूल्स हैं वो हैं ही नहीं तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कौन इस ग्रुप का कौन सा मेंबर क्या कर दे अगले टाइम, कौन से राइट वो क्लेम कर दे, किस चीज़ पर क्लेम कर दे, कुछ भी नहीं पता क्योंकि बेसिक रूल्स तो है ही नहीं। Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve minimal degree of coordination. तो कोई भी ग्रुप होगा तो उस ग्रुप को क्या कुछ बेसिक रूल्स चाहिए होंगे, कुछ बेसिक रूल्स चाहिए होंगे जो पब्लिकली हर कोई एक्सेप्ट करे और सारे लोग उनको जाने, जिससे कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। But these rules must not only be known, they must also be enforceable. इसका मतलब क्या है कि वो जो रूल्स होंगे वो सिर्फ हमें रूल्स ऐसे बताए गए हैं ऐसा नहीं रखना है कि बस हम जानते हैं ये रूल्स हैं, उनको फॉलो करना भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. अगर क्या होगा, सिटीजन्स के पास कोई एश्योरेंस ही नहीं होगा, मतलब उन्हें दिलासा ही नहीं दिया जाएगा कि जो दूसरे लोग हैं वो इन रूल्स को फॉलो करेंगे, तो वो खुद से उनके पास भी कोई रीज़न नहीं होगा इन रूल्स को फॉलो करने के लिए। सेइंग दैट द रूल्स आर लीगली एनफोर्सिएबल गिव्स एन एश्योरेंस टू एवरीबडी दैट अदर्स विल फॉलो दिस। तो ऐसा हमें कुछ बनाना पड़ेगा कि सारे लोग जो हैं, ठीक है, उनको एश्योरेंस मिल जाए कि हाँ सभी लोग इस चीज़ को, इस रूल को फॉलो करेंगे। फॉर इफ़ दे डू नॉट डू सो दे विल बी पनिश्ड, कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको क्या है, पनिश किया जाएगा। तो अब हमारा आ जाता है एक फंक्शन जिसको आपको लर्न कर लेना है। इसमें ऐसे करके 4 फंक्शंस आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको पढ़ के हमें क्या पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन क्या होना चाहिए कि कुछ ऐसे बेसिक रूल्स होने चाहिए ताकि जो सोसाइटी है उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहे, जो भी सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो इस चीज़ को पढ़कर हमने ये सीखा, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलो फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स्ट द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद ये एक्टिविटी दी गई है, इसको आप जस्ट एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की एक बॉडी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है कि एक स्टेट जो है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, मतलब उसको कैसे बनाया जाएगा, उसको कैसे गवर्न किया जाएगा। बट
वट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, लेकिन ये फंडामेंटल रूल्स क्या होंगे, एंड वट मेक्स दैम फंडामेंटल, और उनको उन रूल्स को फंडामेंटल क्या चीज़ बनाएगी. वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज गवर्निंग द सोसाइटी वुड बी. कि पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि ठीक है, हमने देखा कि रूल्स बनने चाहिए, बेसिक रूल्स होने चाहिए, तो किसके पास पावर होगी उन लॉज को डिसाइड करने के लिए कि क्या लॉज होने चाहिए हमारी सोसाइटी में, क्या रूल्स होने चाहिए. अब क्या होगा कि सोसाइटी में तो अलग अलग लोग हैं, तो कुछ कहेंगे भाई एक्स रूल अच्छा है, कुछ कहेंगे वाई रूल अच्छा है. बस एग्जाम्पल दिया गया कि मान लो एक्स कोई रूल है, वाई भी कोई रूल है, तो कोई कहेगा एक्स रूल अच्छा है, कोई कहेगा वाई रूल अच्छा है. सो हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे किसके रूल्स हमें जो है, किसके रूल्स और प्रेफरेंसेस हमें गवर्न करेंगे, हमें चलाएंगे. यू मे थिंक दैट रूल्स यू वॉन्ट एवरी वन टू लिव आर द बेस्ट. आप सोचोगे कि आपने जो रूल्स चूज़ किया ना वही बेस्ट है सभी के लिए, लेकिन दूसरे लोग तो ये सोचेंगे कि उन्होंने जो रूल चूज़ किए हैं दैट आर द बेस्ट, वो बेस्ट होंगे. तो हाउ टू वी रिसोल्व दिस डिस्प्यूट. अब इस डिस्प्यूट को कैसे ख़त्म किया जाए. सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड. ये देखने से पहले कि क्या रूल्स होने चाहिए जो इस ग्रुप को गवर्न, मतलब रूल्स को डिसाइड करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उन रूल्स को डिसाइड करेगा कौन. रूल्स को कौन डिसाइड करेगा, किसी के पास तो पावर होगी उन रूल्स को डिसाइड करने के लिए. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ द पावर इन द सोसाइटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस क्वेश्चन का आंसर देना ही होता है. इट डिसाइड्स, ये क्या डिसाइड करता है, हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी. ये डिसाइड करता है कि कौन डिसाइड करेगा कि लॉज क्या होने चाहिए. ठीक है. इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मैनी वेज. बहुत सारे तरीक़ों से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें राजा जो होते हैं वो रूल करते हैं, राजा फिर राजा का बेटा, तो इस टाइप से चलता रहता है. तो जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कौन डिसाइड करेगा, मोनार्क ही डिसाइड करेगा. इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन, और कुछ पुराने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं, सोवियत यूनियन जो है, वन सिंगल पार्टी वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड. एक ही पार्टी को पावर दी जाती है कि वो डिसाइड करे कि क्या लॉज होने चाहिए. बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट्स टू डिसाइड. कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग डिसाइड करते हैं. बट दिस मैटर इज़ नॉट सो सिंपल. लेकिन ये जो मैटर है वो इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो कितने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोग जो है वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रूल्स होने चाहिए. इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द पीपल डिसाइड, कि लोग जो हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे. फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड एवरी वन एग्री टू इट. अगर किसी भी जो पॉलिसी है उसको लॉ बनना है तो क्या होगा कि हर किसी को एग्री करना पड़ेगा इस पर. शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर एज द एंशियंट ग्रीक्स डिड. कि जो पहले के जो ग्रीक्स थे जैसे वो करते थे कि डायरेक्टली वोट करते थे, तो क्या ऐसे करना चाहिए. और शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, या फिर ऐसा करना चाहिए कि कोई भी जो है 3-4 जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं तो लोग उनको क्या करेंगे, वोट करेंगे. क्या ऐसा करना चाहिए, या फिर सीधे कुछ लॉज बता दिए जाएंगे तो इन लॉज को जो है लोग इनको वोट करेंगे डायरेक्टली. बट इफ़ पीपल एक्ट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जाते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे इलेक्ट होंगे. हाउ मैनी शुड देयर बी, और कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए. In the Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws and policies. कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है यानी कि जो संसद भवन होता है, तो वो डिसाइड करता है लॉज और पॉलिसीज़ को. एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर. Before identifying what the law in any given society is,
कि ये देखने से पहले कि किसी भी सोसाइटी में क्या लॉज होने चाहिए, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी सोसाइटी में लॉज को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसके पास अथॉरिटी है इसको इनेक्ट करने की, यानी कि लॉज को बनाने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है। इफ़ पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉज, अगर पार्लियामेंट के पास लॉज को बनाने की अगर इसके पास अथॉरिटी है, तो यहाँ पर एक लॉ ऐसा भी होना चाहिए जो कि पार्लियामेंट को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि पार्लियामेंट को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है लॉज को बनाने की, तो ऐसा लॉ भी होना चाहिए। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है। इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस, तो एक ऐसी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है फर्स्ट प्लेस पर। तो जो सेकेंड फंक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या होगा, इज़ टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, कि किसके पास डिसीजंस को लेने की पावर होगी, किसी भी सोसाइटी में किसके पास पावर होगी उन डिसीजंस को लेने की। एंड इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद है लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस क्या हैं, बट दिस इज़ क्लियरली नॉट इनफ, लेकिन इतना ही इनफ नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है। सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, कि आपने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया है कि किसके पास अथॉरिटी है डिसीजंस को लेने की, बट दैन दिस अथॉरिटी पास लॉज यू थॉट वर पेशेंटली अनफेयर, लेकिन अगर क्या होगा, जो अगर ये अथॉरिटी है तो उसने जो लॉज पास किए हैं अगर ये अनफेयर हो तो इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन, अगर ये जो इन्होंने लॉ बनाया है तो अगर ये जो लॉ है ये आपको अपना रिलीजन फॉलो नहीं करने देता है तो क्या होगा, और इट एंजॉइन दैट क्लोथ्स ऑफ अ सर्टेन कलर वर प्रोहिबिटेड, और किसी अगर ये जो लॉ है वो कहेगा कि किसी भी कलर के जो क्लोथ है किसी सर्टेन कलर के तो वो उसको प्रोहिबिट कर देगा, और दैट यू वर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग्स, कि आप कुछ गाने गाने के लिए जो है फ्री नहीं है, और दैट पीपल हु बिलोंग टू पर्टिकुलर ग्रुप वुड ऑलवेज हैव टू सर्व अदर्स एंड वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी, कि कुछ लोगों को जो है प्रॉपर्टी का भी हक नहीं मिलेगा। ऐसा होगा तो क्या होगा, और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरी अरेस्ट समन, किसी को बिना बात के गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है, या फिर दैट ओनली पीपल ऑफ अ सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रो, कि जो कुएँ हैं उनमें से पानी निकालने के लिए कुछ ही लोगों के पास अथॉरिटी है। यू वुड ऑब्वियसली थिंक लॉज वर अनजस्ट एंड अनफेयर, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे जो लॉज जो बनाए गए हैं तो वो क्या है, अनजस्ट है, अनफेयर हैं। एंड इवन दो दे वर पास्ड बाय गवर्नमेंट दैट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस, और ये जो लॉज है वो उनके द्वारा जो है बनाए गए हैं, उस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं जिनको जिस गवर्नमेंट को हमने ही चूज़ किया है कुछ प्रोसीजर्स पर। देयर वुड बी समथिंग ऑब्वियसली अनजस्ट अबाउट गवर्नमेंट इनेक्टिंग दिस लॉज। तो थर्ड फंक्शन क्या होगा गवर्नमेंट का थर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए, थर्ड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए, इज़ टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स, की गवर्नमेंट क्या इम्पोज कर सकती है, क्या इम्पोज कर सकती है सिटीजन्स पर, जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं क्या लिमिट्स उन पर लगा सकती है, तो ये स्पेसिफाई करना। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम, कि ये जो फंडामेंटल राइट्स होंगे, फंडामेंटल जो लिमिट है वो फंडामेंटल होंगी, इस सेंस में कि गवर्नमेंट उनको कभी भी मना नहीं कर सकती उनको जो है फॉलो करने से। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वेज, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट की पावर को बहुत सारे तरीके से लिमिट करती है। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट दैट ऑल ऑफ अस as citizens and which no government can ever be allowed to violate। जो मोस्ट कॉमन जो तरीका है वो क्या है गवर्नमेंट की जो पावर है उसको लिमिट करने का, वो ये है कि सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाए, जो कि कोई भी ऐसे फंडामेंटल राइट्स जिसको कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कभी भी वायलेट नहीं कर सकती है। द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज राइट्स वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में
इस इसका जो इंटरप्रिटेशन होगी वो अलग अलग होगी, बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स। सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड, कि एक तो ये होगा फंडामेंटल राइट में कि जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा कि बिना किसी रीज़न के सिटीजन्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बेसिक लिमिटेशन हो गई गवर्नमेंट की पावर पर। सिटीजन्स विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज़। अब कुछ जो लिबर्टीज़ है, कुछ जो आज़ादी है, उनके जो राइट है वो सिटीजन्स के पास होंगे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड, कि किसी भी व्यापार को, किसी भी बिजनेस को हम कर सकते हैं, कहीं पर भी हमें स्पीच देनी हो तो फ्रीडम होगी स्पीच के लिए। इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आती है तभी इन राइट्स को लिमिटेड किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दीज राइट्स में बी अंडरडोन, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्पेसिफाई, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा कि क्यों इन राइट्स को लिमिटेड किया गया है, किन सर्कमस्टांसेस पे इनको लिमिटेड किया गया है। उसके बाद है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। तो क्या गोल्स और क्या एस्पिरेशंस होने चाहिए सोसाइटी के। मोस्ट ऑफ द older constitution limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power, कि ज़्यादातर जो पहले के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते थे तो वो लिमिटेड कर देते थे डिसीजन मेकिंग पावर को यूज़ करने से और कुछ गवर्नमेंट पर कुछ पावर्स को लिमिट करने से। बट मैनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो 20th सेंचुरी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, तो वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के लिए कुछ पॉजिटिव थिंग्स करने के लिए, एस्पिरेशंस और जो गोल्स है सोसाइटी के उसको दिखाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस वे में बहुत ज़्यादा क्या है, इनोवेटिव है। सोसाइटीज़ विद डीप एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेरियस काइंड्स, की अगर सोसाइटीज़ जो हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं बहुत सारे तरीके से, तो विल नॉट हैव टू सेट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की पावर्स पर क्या है, लिमिट ही नहीं कर सकती है। दे विल ऑल्सो हैव टू इनेबल एंड एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव मेजर्स टू ओवरकम फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी और डेप्रीवेशन, कि वो गवर्नमेंट को कह भी सकती है कि कुछ ऐसे पॉजिटिव मेजर्स ले ताकि उनकी जो सोसाइटी है वहाँ से इनइक्वालिटी और डेप्रीवेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर्स टू बी सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि इंडिया क्या करता है, एग्जाम्पल दिया गया कि इंडिया जो है वो एक ऐसी सोसाइटी बनाता है जो कि फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इफ़ दिस इज़ आर सोसाइटीज़ एस्पिरेशन, अगर ये हमारी सोसाइटी का एस्पिरेशन है, गोल है, गवर्नमेंट विल हैव टू बी इनेबल्ड और एम्पावर्ड टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव दिस गोल। अगर सोसाइटी ऐसा ही चाहती है तो गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ेगा, जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे ताकि वो इस गोल को अचीव कर सके। इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच हैड अ डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि साउथ अफ्रीका में हमने पढ़ा है कि जहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, कलर के ऊपर भेदभाव होता था, तो उसका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसने गवर्नमेंट को इनेबल कर दिया था, मतलब जो गवर्नमेंट थी उसको बोला था कि वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कलर के ऊपर, उसको ख़त्म कर दें। मोर पॉजिटिवली, अ कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी, की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी सोसाइटी के एस्पिरेशंस को भी दिखा सकता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने सोचा कि हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी में तो उसके पास क्या होने चाहिए, जितने भी दैट इज़ नेसेसरी फॉर देम, मतलब जो भी उन सिटीजन्स के लिए जो भी चीज़ें उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराती है, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराती है, तो वो सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। मिनिमम मटेरियल वेल बीइंग एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो सिटीजन्स हैं उनको मिलनी चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable। कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव स्टेप्स ले सकती है, पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स ले सकती है जो कि लीगली एनफोर्सिएबल होंगे, जिनको माना जाएगा। As we go on studying the Indian Constitution, we shall find that such enabling provisions have the support of preamble to our Constitution। कि इसके पास हमारा जो preamble है उसका भी सपोर्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड दीज प्रोविजंस आर फाउंड इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल। और ये जो प्रोविजंस हमें मिलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के जो भी प्रोविजंस होते हैं, तो ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? फंडामेंटल राइट्स में मिलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो एंजॉइन गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट की, तो वो भी दैट ऑल्सो एंजॉइन गवर्नमेंट टू फुलफिल, कि इन एस्पिरेशंस, वो भी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इन एस्पिरेशंस को, लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करे। तो जो फोर्थ फंक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फोर्थ फंक्शन क्या है ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? इज टू इनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ सोसाइटी। कि एक अच्छी सोसाइटी के लिए कुछ कंडीशंस बनाए, जितने भी नेसेसरी स्टेप्स है वो गवर्नमेंट को लेने चाहिए, ताकि जो भी सोसाइटी के एस्पिरेशंस है, जो भी सोसाइटी के गोल्स है, उनको जो गवर्नमेंट है वो अचीव कर सके। Enabling provisions of the Constitution. Constitution are not only rules and regulation controlling powers of government। कि Constitution सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है जो कि गवर्नमेंट की पावर्स को प्रोटेक्ट कर जो है कंट्रोल करता है, वो गवर्नमेंट को पावर्स भी देता है कि वो सोसाइटी के लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहे तो उसके जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स भी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका असाइंस मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, तो गवर्नमेंट को उस कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी। वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसी मेजर्स ले ताकि जो नेचर है उसका कंजर्वेशन किया जा सके, ठीक है। जो भी पर्सनस और ग्रुप्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो गवर्नमेंट है वो एडिक्वेट हाउसिंग प्रोवाइड करे, हेल्थ केयर प्रोवाइड करे। इंडोनेशिया के केस में भी क्या हुआ था कि द गवर्नमेंट इज़ एनजॉइंड टू एस्टेब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। की जो गवर्नमेंट है उसको कहा गया था कि वो जो है नेशनल और एजुकेशन सिस्टम को कंडक्ट कर सकती है। जो इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि पुअर और जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन होंगे उनको भी गवर्नमेंट के द्वारा उनका भी ध्यान रखा जाएगा। Fundamental identity of people. Finally and perhaps even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक्सप्रेस करता है? कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है। दिस मीन्स दैट पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इन टू बींग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। कि लोग जो हैं वो कलेक्टिव एंटिटी तभी बन सकते हैं, तभी कलेक्टिव एंटिटी में आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वजह से। इट इज़ बाय एग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स। अब ये कैसे होगा? कुछ हमें जो है कुछ नॉर्म्स को अपनाना पड़ेगा, कुछ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स है उनको अपनाना पड़ेगा कि कैसे जो है सिटीजन्स को गवर्न किया जाना चाहिए, कौन गवर्न करेगा, कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को फॉर्म किया जा सके। One has many sets of identities that exist prior to the constitution। कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी के भी पास बहुत सारे सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज़ हो सकते हैं, बट बाय एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स। लेकिन जब हम कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है, उनको एग्री कर लेते हैं, जो कि तो जब हम इन बेसिक नॉर्म्स को, इन बेसिक प्रिंसिपल्स को क्या कर लेते हैं? एग्री कर लेते हैं, तो हम एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बना पाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर पाते हैं। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन परस्यूज इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स एंड फ्रीडम्स। तो सेकेंडली क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं, जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, तो वो ऐसे फ्रेमवर्क के होते हैं
मतलब जिसमें कोई भी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस, गोल्स और सोसाइटी को परस्यू कर सकता है, उसे पूरा कर सकता है, अचीव कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स अपॉन विच वन मे और मे नॉट डू। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे जो प्रतिबंध है, ऐसे प्रतिबंध लगाते हैं जो कुछ कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देते हैं, ऑथोरिटेटिव प्रतिबंध, ऑथोरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स लगा देते हैं। इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज़ दैट वी मे नॉट ट्रेसपास। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या डिफ़ाइन करता है, हमारे जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उसको डिफ़ाइन करता है जिसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स वन अ मॉरल आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या देता है, एक मॉरल आइडेंटिटी देता है। थर्ड एंड फाइनली इट मे बी द case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions। कि अब क्या हो रहा है कि अब बहुत सारे केस ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे जो बेसिक पॉलिटिकल और जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो बेसिक पॉलिटिकल और जो मोरल वैल्यूज़ होती है तो उनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस में भी शेयर किया जा रहा है। मतलब अलग अलग जो देश हैं तो वो जैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो उनमें भी कुछ पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यूज़ को शेयर किया जा रहा है। If one looks at constitution around the world, they differ in many respects in the form of government they enjoin in many procedure details। कि अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हर किसी कंट्री में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, गवर्नमेंट की फॉर्म में कि गवर्नमेंट अलग होंगी, तो बट दे ऑल्सो शेयर अ गुड डील। मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेटिक इन सम रिस्पेक्ट्स। की ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं तो वो एक ऐसी गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म बना देते हैं जो कुछ रिस्पेक्ट्स में तो मतलब कुछ तरीक़ों से तो वो डेमोक्रेटिक होगी गवर्नमेंट, कुछ तरीक़ों से तो जो है डेमोक्रेटिक होगी। मोस्ट क्लेम्स टू प्रोटेक्ट सर्टेन बेसिक राइट्स। और वो क्या करती है, ज़्यादातर वो क्या करती हैं, जो बेसिक राइट्स हैं उनको क्लेम करती हैं, प्रोटेक्ट करने का क्लेम करती है। ये जो गवर्नमेंट है वो बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। बट कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बडी कंसेप्शंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो अलग अलग होते हैं, हर कंट्री में अलग अलग होते हैं। अब वो उस नेशन पर बेस्ड होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाते हैं। मोस्ट नेशंस आर एन एमलगेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। अब कुछ जो नेशंस होते हैं, कुछ जो कंट्रीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है कि हिस्ट्री, मतलब उनकी हिस्ट्री निकाल कर देखें तो बहुत सारी जो है वॉर वगैरह हुई होती है, तो एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिज़ल्ट होता है ज़्यादातर नेशंस में कॉन्स्टिट्यूशन। दे वीव टुगेदर द डाइवर्स ग्रुप्स दैट रिसाइड विद द नेशन इन डिफरेंट वेज। तो वो क्या करते हैं कि जो भी अलग अलग ग्रुप्स है, कल्चरली डिफरेंट है, रिलीजनली डिफरेंट है, तो उनको क्या करते हैं, एक साथ लेकर आते हैं, एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जर्मन की बात करें, जर्मन में क्या है कि सारे ही एथनिकली जर्मन ही हैं, जर्मन में जर्मन के लोग ही रहते हैं, उनके कल्चर से अगर हम देखें तो वो जर्मनी ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी आइडेंटिटी बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी आइडेंटिटी बनाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर तो अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। एथनिक आइडेंटिटी क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप, डिफरेंट नेशंस एम्बडी डिफरेंट कंसेप्शन व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कंट्रीज़ के, तो वो डिसाइड करता है कि किस टाइप की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किस टाइप का रिलेशन होना चाहिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में। दिस रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री। तो यही जो हमारा जो रिलेशनशिप है यही नेशनल आइडेंटिटी बनाता है किसी भी कंट्री की। द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनको देख लिया है। ये जो फंक्शंस हैं ये बताते हैं कि क्यों सोसाइटीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमें पता चला सोसाइटी के पास क्यों कॉन्स्टिट्यूशन है।
बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस, लेकिन आगे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इफेक्टिव है, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जस्ट है। In most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow। कि अगर हम कंट्रीज़ में देखें तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं स्टेट के बारे में, एंड जो कि बताते हैं कि कैसे स्टेट को बनाया गया है और क्या नॉर्म्स ये जो स्टेट है वो फॉलो करेगी। when we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document। जब भी हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते, किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते, तो हम इस डॉक्यूमेंट की ही बात करते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट ही है। But some countries, the United Kingdom for instance, do not have one single document that can be called the constitution। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, उनके पास डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है, जैसे हमारे इंडिया के पास है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो है उनके पास तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिटन में है ही नहीं जिसको वो क्या कह सके, कॉन्स्टिट्यूशन कह सके। लेकिन उनके पास क्या है, सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं और डिसीजंस हैं जो कि एक साथ लिए जाते हैं, उसी को वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उनके पास रिटर्न में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्हीं को ये क्या कहते हैं, रिटर्न में अवेलेबल नहीं, लेकिन वो एक साथ डिसीज़न लेते हैं, जो भी डिसीज़न लेते हैं उसी को वो कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। सो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें वो फंक्शंस होते हैं जो हमने पहले पढ़े, जो हमने 4 फंक्शंस पढ़े। लेकिन मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ पेपर पर ही दिखते हैं, ठीक है, उनको जो है एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। तो जो क्रूशियल क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है, इसको इफेक्टिव क्या चीज़ बनाती है, एंड व्हाट एंश्योर दैट इट हैज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, और क्या इंश्योर करता है कि इसका लोगों की लाइफ पर रियल इफेक्ट पड़ता है। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, इफेक्टिव बनाना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो प्रोमलगेशन का मतलब होता है डिक्लेयर कर देना। दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनकर आता है, कौन क्राफ्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके पास कितनी अथॉरिटी होती है। सो बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, दैट रिमेन डिफंक्ट बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद दैम। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे थे, कुछ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे थे, बनाए गए थे जिसमें मतलब उनका कोई यूज़ ही नहीं था, उनको कोई मानता ही नहीं था। क्यों नहीं मानता था, क्योंकि या तो वो मिलिट्री लीडर्स के द्वारा बनाए गए थे या फिर वो ऐसे लीडर्स के द्वारा बनाए गए थे जो पॉपुलर ही नहीं थे, जिनका लोग सपोर्ट ही नहीं करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक India, South Africa and United States are constitutions which were created in the aftermath of the popular national movements। कि जो ज़्यादातर सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो या तो इंडिया का है या साउथ अफ्रीका का है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का। ये तीनों जो है यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे कुछ इनके पीछे क्या है, कुछ ना कुछ लंबी हिस्ट्री रही है, नेशनल मूवमेंट्स रही है। जैसे इंडिया की अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में काफ़ी नेशनल मूवमेंट्स चल रही थी उस टाइम। उसी वजह से उसी को देखते हुए क्या बनाया गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। सेम एज साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। उसी टाइप से साउथ अफ्रीका का भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसी को देख के बनाया गया। ऑल्दो इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was formally created by Constituent Assembly between December 1946 and November 1949। कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक असेंबली है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे,
जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये कब बना था? दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 में बना था। और ये लागू कब किया गया था वो तो हम सबको पता है, जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया था, 26 जनवरी। It drew upon a long history of nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. अब इसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही थी। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट उस टाइम पर हुई थी जिसकी वजह से सोसाइटी को एक साथ लाया जा सका। The Constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by the people who enjoyed immense पब्लिक क्रेडिबिलिटी, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया है जिसके पास पब्लिक क्रेडिबिलिटी है। पब्लिक क्रेडिबिलिटी मतलब पब्लिक का सपोर्ट है, जिसके पास कैपेसिटी है कि वो कमांड कर सकता है पूरी सोसाइटी को, ठीक है, सोसाइटी का सपोर्ट है उसके पास। एंड हु वर एबल टू कन्विंस द पीपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, और जो कि जो है जो लोगों को बता सके कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है फॉर द एग्रेंडिसमेंट ऑफ पर्सनल पावर, मतलब ऐसे उसका यूज़ करने के लिए, पर्सनल पावर के लिए हम उसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम, और जो फाइनल डॉक्यूमेंट है तो उसमें बहुत सारे जो नेशनल कंसेंसस लिखे गए हैं, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए जिनको हमें फॉलो करना होता है। Some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum where all the people vote on desirability of a constitution, कि कुछ कंट्रीज़ में क्या है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम है। रेफरेंडम जस्ट लाइक वोट जैसे हम करते हैं तो उसी टाइप से रेफरेंडम भी होता है, जहाँ पर सभी पीपल जो है वोट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को वोट करते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी बनाया गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही वोट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच अ रेफरेंडम। अब हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रेफरेंडम, ऐसी कोई वोट्स जो है वो नहीं ली गई थी, but nevertheless carried enormous public authority because it had consensus and backing of leaders who were themselves popular. लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके पास पब्लिक अथॉरिटी थी, लोगों की पावर थी, लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ऐसे लीडर्स के द्वारा बनाया गया था जो काफ़ी पॉपुलर थे और जिनको लोग काफ़ी पसंद करते थे। Although the constitution itself was not subjected to a referendum, the people adopted it as their own, abiding by its provisions. ये कोई रेफरेंडम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कोई रेफरेंडम नहीं है, लोगों ने इसको खुद से एक्सेप्ट किया है, इसके प्रोविजंस को खुद से वो फॉलो कर रहे हैं। Therefore the authority of people who enact the constitution helps determine in part its prospects for success। अब इसकी सक्सेस क्या है, क्योंकि इसका लोग ही क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमें नेपाल के बारे में दिया गया है, डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल में क्या हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हमेशा एक ईजी या फिर स्मूथ काम नहीं रहा है। नेपाल एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। 1948 में नेपाल ने 5 कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए, 5 बार नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 1948, 1951, 1959, 1962 एंड 1990। लेकिन ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो किंग ऑफ नेपाल ने दिए थे। किंग यहाँ पर होता मतलब मोनार्की सिस्टम यहाँ पर चल रहा था, इससे पता चलता है। एंड इन 1990 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड अ मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन। 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन ने एक मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन को इंट्रोड्यूस किया। किंग के पास ही फाइनल पावर्स थी, उस टाइम किंग के पास ही फाइनल पावर्स थी एंड बहुत सालों तक नेपाल जो है वो मिलिटेंट पॉलिटिकल एजिटेशंस को वो फेस कर रहा था। मतलब नेपाल चाहता नहीं था कि मोनार्की सिस्टम चले, लेकिन फिर भी वहाँ पर मोनार्की सिस्टम चल रहा था। द मेन इशू वॉज द रोल ऑफ मोनार्की इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। यही मेन जो है रोल था कि वहाँ पर मोनार्की का रूल चल रहा था, जो कि नेपाल नहीं चाहता था। Some groups in Nepal wanted to abolish institution of monarchy and establish republican form of government. काफ़ी ग्रुप्स जो थे नेपाल में वो चाहते थे कि वो इस मोनार्की को बिल्कुल हटा दे, ख़त्म कर दे और रिपब्लिकन सिस्टम को वो एडप्ट कर ले। Others believed that it may be useful to shift to a limited monarchy with the reduced role of the king.
और कुछ ये बिलीव करते थे कि हम पूरी तरह से मोनार्की को ना हटाए, बल्कि क्या करें कि थोड़ा सा रोल मोनार्की का कर दे, थोड़ा सा रोल उसमें, मतलब किंग का रोल कम कर दे हम। द किंग हिमसेल्फ वॉज नॉट रेडी टू गिव अप पावर्स। अब किंग रेडी नहीं था, कोई भी किंग अपनी पावर्स को क्यों देगा। ही टुक ओवर ऑल पावर्स इन अक्टूबर 2002। तो उसने सारी पावर्स अक्टूबर 2002 तक ले ली थी। Many political parties and organization demanded the formation of new constituent assembly। बहुत सारी जो political parties थी वो चाहती थी कि ऐसी नई constituent assembly को organize कर दिया जाए। Communist Party of Nepal was in the forefront of struggle for a popularly elected constituent assembly। तो यही जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी थी नेपाल की, तो ये काफ़ी आगे थी, पॉपुलर थी। Finally, under pressure of popular agitation, the king had to install a government acceptable to the agitating parties। अब जो ये इतनी सारी एजिटेशंस हो रही थी, एजिटेशंस मतलब इतनी सारी लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी, लोग फोर्स कर रहे थे किंग को, तो किंग ने क्या किया, किंग को गवर्नमेंट को इंस्टॉल यानी कि गवर्नमेंट को लाना ही पड़ा, ठीक है। एंड दिस गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रिप्ड द किंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स। अब किंग से सारी पावर्स ले ली गई। इन 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इमर्ज हुआ। मोनार्की को एस्टेब्लिश करने के बाद फाइनली नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। द सब्सटेंशियल प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज हॉलमार्क of a successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provisions। अब इसकी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सफलता का क्या राज है, हम क्यों कह सकते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सफल है, सक्सेसफुल है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलने में राज़ी हैं। A constitution that, for instance, allowed permanent majorities to oppress minority groups within society would give minorities no reason to go along with the provision of the constitution। अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, परमानेंट मेजॉरिटीज यानी कि जो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब जिनकी ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, जिनकी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, वो क्या करेंगे, माइनॉरिटी ग्रुप्स को ऑप्रेस करेंगे। अगर मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर रही है, तो माइनॉरिटी के पास कोई रीज़न होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चले, बिल्कुल नहीं होगा। अगर माइनॉरिटीज़ के साथ अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो माइनॉरिटीज़ क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेगी। और अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज्ड सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स और सिस्टमेटिक एंट्रेंच्ड द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन अ सोसाइटी वुड सीज टू कमांड एलिजेंस। और अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिस्टमेटिकली सभी मेंबर्स को प्रिविलेज देता है, सिस्टमेटिकली स्मॉल ग्रुप्स को भी जो है पावर देता है सोसाइटी में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेंगे। इफ़ एनी ग्रुप्स फील दैट देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड दे विल हैव नो रीज़न टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई सोचता है, किसी को लगता है कि भाई उनकी जो आइडेंटिटी है उसको, उनकी जो पावर है उसको कम किया जा रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो उनके पास कोई भी रीज़न नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस। पूरी तरह से जो जस्टिस है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन खुद से अचीव नहीं कर सकता, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड दैट फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है, मतलब लोगों को ऐसा दिखाना पड़ता है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलने के लिए लोगों के पास रीज़न है, लोग ही इसको पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा है। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ सम बेसिक रूल्स इन अ सोसाइटी सच दैट दे गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलोंग विद देम। अब ऐसा क्या कंटेंट हो सकता है, मतलब क्या बेसिक रूल्स हो सकते हैं हमारी सोसाइटी में जो सभी लोग जो हैं, सभी लोग उनके साथ चले, सभी के पास एक रीज़न हो उन रूल्स के साथ चलने के लिए। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स द मोर इज इट टू सक्सीड। कि जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम और इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा मेंबर्स को, उतना ज़्यादा इसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव्स एवरीवन अ रीज़न टू गो अलॉन्ग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइंस। क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी को कुछ ना कुछ रीज़न देता है कि वो
कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चले। आफ्टर स्टडिंग दिस बुक वन शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस बुक को पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे पाएंगे। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हम आगे की जो वीडियोस है पार्ट 2 उसमें कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर को। सो पार्ट 2 जो है उसमें ये जो चैप्टर है आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा।